सीक्वेंस दी गई हैं AN, BN और CN और यहाँ पर कुछ BN और CN पर कंडीशन है, यानी कि BN जो है उसकी टर्म्स आ रही हैं A to N टाइप से और CN की जो टर्म है वो A to N+1 टाइप से आ रही हैं। तो आपसे पूछा गया है कि AN कन्वर्ज करता है, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? अगर AN कन्वर्ज करता है इसका मतलब एक सीक्वेंस AN को हम मान लेते हैं उसकी टर्म्स जैसे A1, A2, A3 और ये इसी तरह चल रही है AN। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम इसकी कोई भी सब सीक्वेंस बनाएं वो सारी की सारी कन्वर्जेंट होंगी। यानी कि अगर मैं बनाऊं A2, A4, A6 ये सीक्वेंस भी आपकी कन्वर्जेंट होगी, जिसको मैं BN कह रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि BN क्या है, इवन टर्म से जनरेट है और CN जो है वो ऑड टर्म से जनरेट है, लेकिन उसका A1 नहीं है, A3, A5, A7 इस तरह से। तो मैंने फर्स्ट टर्म को डिलीट कर दिया। डिलीट करने से किसी भी सीक्वेंस से सबसीक्वेंस की कन्वर्जेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर AN कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो BN और CN दोनों ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर दो सबसीक्वेंस या कुछ सबसीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हैं तो वो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस को इम्प्लाई कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लेते हैं AN जो है वो इस तरह से एक सीक्वेंस है 1 -1 1 -1 इस तरह से चल रही है और BN को हम मान लेते हैं -1 -1 इसी तरह से मान लिया और CN को हम मान लेते हैं 1 1 1। ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, दोनों कन्वर्जेंट हैं, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं कि AN कन्वर्जेंट है। तो अदर ऑप्शंस आपके फॉल्स होंगे, ओनली ऑप्शन सी करेक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट की है। तो x dy अपॉन dx प्लस 3x प्लस 1 y इक्वल टू x e रेज टू द पावर माइनस 2x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी टर्म्स में x है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। अब जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है वो मिलेगी dy अपॉन डी एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स आउटसाइड y और इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस 2x। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमें मिली है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पर p और q जो हैं वो दोनों ही फंक्शन ऑफ x अलोन है, यानी कि केवल और केवल फंक्शन ऑफ x है। अब इस केस में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा ई रेज टू द पावर 3x इंटू 3x प्लस log x, और इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 3x इंटू ई रेज टू द पावर log x, और इसका जो वैल्यू होगा log x यहाँ से e रेज टू द पावर log x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ से ये हमें मिलेगा e रेज टू द पावर 3x। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन ये आंसर दे रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कोची आयलर इक्वेशन कहते हैं और इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी आपको इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है आप पुट करते हैं x इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर z, या आप इसको लिख सकते हैं ln x इक्वल्स टू z, और कैपिटल डी से रिप्लेस कर देते हैं डी ओवर डी जेड, यानी कि इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको मैं लिख सकता हूं डी माइनस 1 माइनस 5d प्लस 9 आउटसाइड y इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिलेगा डी स्क्वेयर माइनस 6d प्लस 9
आउटसाइड y इक्वल्स टू 0 और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मैं इसको लिख सकता हूँ d माइनस 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने इसको यूज़ किया। अगर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ m तो मैं लिख सकता हूँ m माइनस 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 और इसके जो रूट आएंगे m वो 3 और 3 होंगे यानी कि रिपीटेड एंड रियल हैं ये। तो इससे अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y क्या होगा c1 प्लस c2 z e रेज टू द पावर 3z। ये जेड इसलिए लिखा है क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था इसलिए ये सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसके लिए है, लेकिन हमें तो लिखना था ओरिजिनल वन के लिए। तो अब हम जेड को रिप्लेस कर देंगे एल एन एक्स से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू और जेड को रिप्लेस करेंगे एल एन एक्स से और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा यानी कि ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। दे रखा है ए जिसका साइज है 3/3 और उसके आइगन वैल्यूज दे रखे हैं 1 -1 और 3। जितना मैट्रिक्स का साइज होता है उतनी आइगन वैल्यू होती है क्योंकि जो कैर इक्वेशन है उसकी जो डिग्री होती है वो उतना ही बनती है जितना कि उसका साइज होता है। 3 आइगन वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है सबसे पहले ऑप्शन ए में ए स्क्वेयर प्लस ए, ऑप्शन बी में ए स्क्वेयर माइनस ए और ऑप्शन सी में ए स्क्वेयर प्लस 3a, ऑप्शन 4 में ए स्क्वेयर माइनस 3a। तो ये चारों ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से बता सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट आप तब कैसे निकालेंगे जब आपको मैट्रिक्स नहीं पता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस ए यानी कि जो भी इस तरह से पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर दे रखी है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स उसके लिए हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यू ए बी सी हैं तो ए रेज टू द पावर के की जो आइगन वैल्यू होंगी वो आइगन वैल्यू की पावर हो जाएगा यानी कि ए की पावर के, बी की पावर के और सी की पावर के। ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स को स्केलर सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी आइगन वैल्यूज भी स्केल्ड हो जाते हैं यानी कि सी ए, यहाँ पर कैपिटल सी ले लीजिए और कैपिटल सी बी और कैपिटल सी सी। इस तरह से आइगन वैल्यू स्केल्ड हो जाती हैं और ए प्लस बी की जो आइगन वैल्यू होगी अगर ये करेक्ट साइज के हैं तो ए की आइगन वैल्यू यानी कि ए बी और सी इन आइगन वैल्यू में बी की आइगन वैल्यू आप जोड़ देंगे जैसे एम एन और टी। इस तरह से आप आइगन वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो ये 2-3 यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हैं जिसका हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए की जो आइगन वैल्यू है सबसे पहले हम उनको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए जो आइगन वैल्यू है ए की वो है 1। एक बार मैं देख लेता हूँ। ये है 1 -1 और 3, 1 -1 और 3। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू को आप पावर कर दीजिए यानी कि 1 और ये भी 1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ए की जो आइगन वैल्यू है वो 1 -1 और 3। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। तो ये हो जाएगा प्लस करने पर 2 0 और यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या देता है आपको डिटर्मिनेंट देता है यानी कि डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन ए आपका नॉन सिंगुलर है। ये बात गलत है। अब हम सेम बात करेंगे ऑप्शन बी के लिए। तो ऑप्शन बी में आपसे कहा गया है ए स्क्वेयर माइनस ए की जो आइगन वैल्यू है तो सबसे पहले स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे आप 1 1 और 9 और फिर आप ए की आइगन वैल्यू देखेंगे ये है 1 -1 और 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 0 है तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कहा है नॉन सिंगुलर जबकि ये क्या है सिंगुलर। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस 3a उसकी आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 3a क्योंकि हमें पता है 1 -1 और 3 आइगन वैल्यू है ए की तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू होंगी 1
1 9 और 3a की जो आइगन वैल्यू है वो 3 -3 और ये हो जाएंगी 9। अब हमें प्लस करना है तो ये आइगन वैल्यू मिलेगी आपको 4 और ये मिलेगी -2 और 18, यानी कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाता है, क्योंकि कहा है नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिलेगा। अब बात करेंगे लास्ट ऑप्शन की, जो है ए स्क्वेयर -3a, इसकी आइगन वैल्यू आपको मिलेंगी 119 और -3a करेंगे, या 3a की जो आइगन वैल्यू है वो 3 -3 और 9, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी आइगन वैल्यू आपको जीरो नहीं, यहाँ पर ये जीरो मिलेगा, लास्ट आइगन वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका सिंगुलर होगा, जबकि दे रखा है नॉन सिंगुलर, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो ऑप्शन सी होगा। लेट टी R3 to R3 be a linear transformation and I be the identity matrix of R3. If there is a scalar C, एक स्केलर C है, and a non-zero vector x such that tx equal to cx, then rank of t minus ci, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है कि इसकी रैंक के पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, कि वो ज़ीरो नहीं हो सकती है, या वो वन नहीं हो सकती है, या कैन नॉट बी टू, कैन नॉट बी थ्री। तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि इसकी रैंक क्या होगी। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए जब हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमसे एग्जैक्ट रैंक नहीं पूछा है, तो आप इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से भी काम कर सकते हैं। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, tx इक्वल टू cx, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स R3। नाउ हमें जो फाइंड करना था रैंक, वो t माइनस सी आई की फाइंड करनी थी। तो t माइनस सी आई, क्योंकि x एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो अगर इस पर हम अप्लाई करेंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो tx माइनस सी आई एक्स, और tx इक्वल टू सी एक्स, ये हमें दे रखा है माइनस सी, और आई एक्स एज ए आइडेंटिटी फंक्शन ले सकते हैं इसको, तो x, तो इसने हमें दिया 0। तो आप देख सकते हैं कि t माइनस सी आई एक्स, एक्स कोई भी नॉन जीरो वेक्टर था जिसका इमेज जो आया वो जीरो है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि t माइनस सी आई एक्स जो है वो जीरो है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस सी आई इक्वल टू जीरो। अगर किसी का मैट्रिक्स का, अगर कोई सपोज करो 3/3 मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी जो रैंक है वो 3 से कम होगी। अब 3 से कम होगी, वो 2 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसकी रैंक 3 नहीं है, वो 1 होगी, वो 2 होगी, क्या है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम एग्जैक्टली इतना कह सकते हैं कि कैन नॉट बी 3। हम ये नहीं कह सकते कि रैंक 1 है, रैंक 1 है या रैंक 2 है, लेकिन हमें यहाँ पर आइडिया ये मिल गया है कि हाँ इसकी रैंक 3 नहीं है जो ऑप्शंस में था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 1, और इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन r cube to r cube defined by tx y z equal to 0 z y plus z। यानी कि यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर कोई x y z r क्यूब से लेते हैं, यानी कि अगर कोई ये v है और इसको हमने लिखा एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये क्या करता है जब हम इस पर टी अप्लाई करते हैं, तो जो जेड वाली एंट्री है यहाँ पर 0 कर देता है, और जो लास्ट एंट्री है उसको ये शिफ्ट कर देता है, और यहाँ पर लास्ट टू का सम लिख देता है। यानी कि इस एंट्री का जो एक्स है उसका कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर, इसकी इमेज कुछ इस तरह से डिफाइन होती है। सो दैट इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ये कंफर्म है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बस इसको दिखाना है। इफ वी बिलोंग्स आर क्यूब इज सच दैट
टी स्क्वेयर वी इज नॉट ज़ीरो। इसका मीनिंग हुआ टी ऑफ टी वी, यानी कि 2 बार टी अप्लाई करना है वी पर, तो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देन सो दैट वी, टी वी और टी स्क्वेयर वी, ये इस तरह से एक बी डिफाइन किया गया, यानी कि एक सेट डिफाइन किया गया, फॉर्म्स अ बेसिस। ये एक बेसिस फॉर्म कर रहा है, यानी कि जो सेट है ये एक बेसिस फॉर्म कर रहा है आर क्यूब का। ये हमें दिखाना है कि ये भी कंफर्म है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। सो दैट यहाँ पर ये पूछा नहीं गया है कि इज दिस इज अ बेसिस और नॉट। कंप्यूट द मैट्रिक्स टी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि इस बेसिस के रेस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स कंप्यूट करना है, हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड वे बिलोंग्स आर क्यूब सच दैट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड हो। और एक हमें ऐसा वी भी बताना है, यानी कि एक पर्टिकुलर वी बताना होगा। तो पर्टिकुलर वी बताना है कि टी स्क्वेयर वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाना है कि टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, टी सी यू इक्वल टू सी टी यू। ये जो सी है ये फील्ड का एलिमेंट है और ये वेक्टर है। और टी यू प्लस वी इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, यानी कि यू और वी को कंबाइन करो फिर उस पर ऑपरेट कराओ, तो ये क्या होता है, उसकी दोनों की इमेज का सम, यानी कि एलिमेंट देन उसकी इमेज, यहाँ पर इमेज का सम, ये इक्वल होता है। तो हम बोल देते हैं, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। या इस इन दोनों प्रॉपर्टी को हम एक लाइन में भी कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर स्केल्ड हुआ है और यहाँ पर कंबाइन हुआ है, तो स्केल्ड और कंबाइन दोनों एक साथ में लेने हैं। तो यानी कि एक जो एलिमेंट है उसको स्केल्ड कर दीजिए, तो सी यू प्लस वी यहाँ पर स्केल्ड कर दिया, और फिर एक अनदर एलिमेंट ले लिया, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि जब हमने इसको स्केल्ड किया तो ये एक न्यू एलिमेंट बनेगा और उसको हमने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दिया। तो ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यू हमने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट फिर उसको स्केल्ड किया, तो ये भी कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट इस तरह से बनेगा, फिर उसको हमने वी के साथ ले लिया। फिर इस पर टी अप्लाई करेंगे, तो सी टी यू प्लस टी वी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अनदर फॉर्म और ये हो जाता है टी सी यू प्लस डी वी, यानी कि दोनों को स्केल करके फिर प्लस कर दो, सी टी यू प्लस डी टी वी। तो इसमें से कोई सा भी फॉर्म आप चूज कीजिए और वो कर लीजिए। तो मैं ये वाला थर्ड वाला ले रहा हूँ इस फॉर्म को। तो इस फॉर्म के लिए यू और वी यानी कि दो एलिमेंट चाहिए मुझे, तो मैं बोल देता हूँ यू और वी। तो यू मैं ले लेता हूँ x1 y1 z1, और v ले लेता हूँ मैं x2 y2 z2। फिर मुझे क्या करना है, मुझे दो स्केलर लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सी और डी लिया, तो मैं इसके स्केलर ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने अल्फा और बीटा स्केलर ले लिए, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा, यानी कि इसको सबको अल्फा से मल्टीप्लाई, इसको सबको बीटा से मल्टीप्लाई, तो फिर दोनों का यहाँ पर सम लेना है, तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एंट्री का सम लेना है, यानी कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा x2 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा x3 प्लस बीटा, सॉरी x2 x1 x2 नहीं, ये y1, ये y2, और ये z1, ये z2। तो ये मेरी 3 एंट्री हो गई। अब इस पर मुझे टी अप्लाई करना होगा, तो टी अप्लाई करते हैं इस पर। तो जब हम टी अप्लाई करेंगे तो टी क्या करता है, लास्ट एंट्री को 0 कर देता है और इस एंट्री को शिफ्ट कर देता है, यानी कि अल्फा z1 प्लस बीटा z2, और लास्ट 2 एंट्री का सम ये फर्स्ट पर पहुंचा देता है, यानी कि अल्फा y1 प्लस बीटा y2 प्लस अल्फा z1 प्लस बीटा z2। तो ये मुझे मिल जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिर्फ
रीअरेंज करना है, यानी कि इसको इधर उधर करना है। तो यहाँ पर अल्फा है, क्योंकि समहाउ मुझे अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी प्रूव करना है, यानी कि मुझे जो दिखाना था टी अल्फा यू प्लस टी, सॉरी बीटा वी इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी दिखाना है। तो यानी कि अल्फा को आउटसाइड लेना है, तो अल्फा और अल्फा ये है, तो इसको ले लिया अल्फा y1 प्लस अल्फा z1, फिर बीटा को तो बीटा y2 एक्चुअली ये एक्स वाई में मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया। अल्फा x1 बीटा x2 अल्फा y1 बीटा y2 अल्फा z1 z2, फिर तो ये अल्फा y1 अल्फा z1, ये हो गया बीटा y2 और प्लस बीटा z2 कॉमा अल्फा z1 प्लस बीटा z2 कॉमा 0। ये एक तरह से इस तरह से हो गया है, यानी कि जो टपल है हमारा वो इस तरह से लिखा। अब क्योंकि मुझे ये सम में है, क्योंकि यहाँ पर ये सम में लाना है तो प्लस करना है, तो यानी कि इसको मैं दो में ब्रेक करता हूँ u और v के फॉर्म में, ताकि अल्फा बाहर आ जाए। तो अल्फा अल्फा ये और एक ये ले लेता हूँ और लास्ट एंट्री 0, यानी कि सेकेंड एंट्री पर अल्फा z1, थर्ड एंट्री 0 और इसकी फर्स्ट एंट्री ले लेता हूँ मैं अल्फा y1 प्लस अल्फा z1। तो एक मैंने इसमें ब्रेक किया प्लस पूरा यहाँ पर ये लिख लेता हूँ बीटा y2 प्लस बीटा z2, सेकेंड एंट्री मैं इसको बना देता हूँ बीटा z2 कॉमा 0। तो थर्ड को 0 से 0 प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, सेकेंड को इसके साथ प्लस करेंगे तो अल्फा z1 प्लस बीटा z2 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये, तो ठीक है मेरा, यानी कि इससे ये मेरा आ रहा है और इससे ये आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें अल्फा कॉमन है तो अल्फा आउटसाइड लिया, तो y1 प्लस z1 z1 कॉमा 0, ऐसे यहाँ से बीटा कॉमन लिया y2 प्लस z2 z2 कॉमा 0। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या करता था, थर्ड एंट्री 0, फिर जो लास्ट पर है उसको सेकंड पर वो उसको भेज देता था और फिर जो लास्ट टू थी उनका सम कर देता है, यानी कि ये हो गया मेरा अल्फा x1 y1 z1। तो z1 के पर 0 कर दिया, फिर इसको इधर भेज दिया और फिर दोनों का सम कर दिया ऐसे ही। तो ये हो गया t और ये होगा बीटा t x2 y2 और z2 और x1 y1 z1 क्या थे मेरे, ये टी वी हो गया, सॉरी u हो गया और ये मेरा बीटा टी वी हो गया। तो इस तरह से ये हमें मिल जाता है, इस तरह की ये फॉर्म। तो हम इसको कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रूव कर दिया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो जाने के बाद हमसे ये पूछा गया था कि ये दिखाना है कि एक बेसिस है, हमें ये दिखाना है कि ये एक बेसिस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसिस है या नहीं है। इफ वी बिलोंग्स आर क्यूब इज सच दैट, तो ये बेसिस है। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और ये स्पैन करते हैं आर क्यूब को, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देते हैं, स्पैन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तीन ही वेक्टर हैं एग्जैक्ट,
और इसकी जो डायमेंशन है वो भी 3 है, यानी कि n के इक्वल हो रही है, n यहाँ पर 3 है। तो एग्जैक्ट n एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो स्पैनिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो कोई हमें वी फाइंड करना है, तो v जो है टी स्क्वेयर वी नॉन जीरो होना चाहिए, और t डिफाइन किया गया है तो उसको 0 पर शिफ्ट करता है, फिर सेकंड, और ये y प्लस जेड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि z पर कभी भी 0 चूज नहीं करना है। x और y आपके कुछ भी हो, लेकिन z पर यहाँ पर x और y z पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर कभी भी आपको 0 नहीं लेना है। अगर 0 ले लिया तो क्या होगा कि ये जब हम आप इस पर t अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। फिर z वाली पोजीशन यहाँ आएगी, और फिर इन दोनों का सम, तो यहाँ पर पहले से ही 0 था, और फिर यहाँ पर जो भी हो तो ये हो जाएगा y प्लस 0, यानी कि y आएगी। अब ये इस तरह से हो जाएगा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो जब हम इस पर अगेन टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 बार टी अप्लाई करने पर वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये तो 0 होता ही है। फिर ये वाली एंट्री यहाँ पर आएगी, और फिर लास्ट 2 का सम, तो 0। तो यहाँ पर ये 0 आ जाता है। तो आपको इतना यहाँ पर यही ट्रिक है कि आपको z को 0 नहीं लेना है, बाकी कुछ भी ले लीजिए। तो z को 0 नहीं लेना है, तो हम इसके 1 ले लेते हैं, और बाकी 2 एंट्री पर 0 ले लेते हैं, इस तरह से। तो एक v जिसके लिए टी स्क्वेयर वी नॉन जीरो है, तो चेक कर लेते हैं कि हमारी जो एंट्री है वो सही है या नहीं है। तो टी 0 0 1, तो ये क्या करेगा, थर्ड पोजीशन पर 0 कर देता है, फिर थर्ड को सेकंड पर ला देता है, और लास्ट 2 का सम कर देता है फर्स्ट पर, यानी कि 0 प्लस 1 1। तो ये टीवी हो गया हमारा, ये हमने वी लिया, तो टीवी हमारा ये हो जाता है। फिर टी ऑफ टीवी चेक करेंगे, तो ये क्या होगा, टी ऑफ 1 1 कॉमा 0। तो इसको ये क्या करेगा, लास्ट एंट्री 0, फिर लास्ट को सेकंड पर शिफ्ट करेगा, और फिर लास्ट 2 का सम, यानी कि 1। तो हाँ, ये नॉन जीरो के बराबर है। तो हमने एक ऐसा वी फाइंड कर लिया जो हमसे पूछा गया है। अब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि वो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम देख लेते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या नहीं है। तो कौन कौन से हैं, एक वी, टीवी और टी स्क्वेयर वी। हमें ये देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि आप ए बी सी कोई स्केलर ले लें 3, और फिर ए वी प्लस बी टी वी प्लस सी टी स्क्वेयर वी इक्वल टू 0। फिर इसको प्रूव कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि हाँ वो उसके शो करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यही वाला जो एलिमेंट मैंने आपको बताया, इसको पुट कीजिए v में, तो यहाँ पर v हो जाएगा, यानी कि 0 0 1। फिर इसकी इमेज आई थी 1 1 0 1 1 0, और इसकी इमेज आई थी 1 0 0। अगर ये हमारा हो जाता है तो वो भी हो गई। तो इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर लेते हैं। तो यानी कि अल्फा 0 0 1 प्लस ए बी सी लिया ना मैंने, ए, तो ये बी हो गया 1 1 0 प्लस सी 1 0 0 इक्वल टू 0 0 0। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, यहाँ 0, यहाँ बी, और थर्ड पर ए, यहाँ 0, यहाँ 0 0 0 0। तो
ए इक्वल टू 0, यहां पर बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये एन टपल्स हैं, अगर वो दोनों टपल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्री, तो बी 0 हो गया, तो जब बी 0 हो गया तो सी इक्वल टू 0, क्योंकि बी प्लस सी का सम क्या है 0, तो बी 0 है तो सी इक्वल टू 0। तो ए बी सी आपने यहाँ पर देख लिए, ये हो जाता है। या अगर आप ऐसे नहीं तो इसको जनरल भी ले सकते हैं। तो जनरल में हमें क्या लेना था, वी टी वी और टी स्क्वेयर वी। तो वी अगर आपका कोई एक्स वाई जेड है तो आप इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज होगा 0, फिर ये शिफ्ट करेगा z और दोनों का सम y प्लस जेड, और ये होगा इसका इमेज 0 0, क्योंकि जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर सेकंड पर आ जाता है, और फिर लास्ट टू का सम z। अब मुझे ए बी सी लेने थे, तो a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 0 0 0। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ए एक्स यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी वाई प्लस बी जेड प्लस सी जेड। सेकंड पर होगा ए वाई बी जेड और ये 0, और थर्ड पर होगा ए जेड, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 0 0 0। तो ए जेड इक्वल टू 0, लास्ट एंट्री जैसे अभी हमने यहाँ पर कंपेयर किया था, ए जेड इक्वल टू 0। तो यानी कि क्योंकि जेड तो 0 हो नहीं सकता, तो ए इक्वल टू 0। ऐसे ही ए इक्वल टू 0 हो गया, तो ए वाई प्लस बी जेड, यहाँ पर देख सकते हैं ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 0 सेकेंड। तो ए 0 हो गया, तो यहाँ पर बी 0 हो जाता है। ऐसे आप इसको देख लेंगे, यहाँ से सी आ जाएगा। तो इन जनरल हमने ये प्रूव भी कर दिया कि यहाँ पर ये बेसिस सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एग्जैक्ट 3 एलिमेंट है, तो बेसिस फॉर्म हो जाता है। अब हमारा काम जो रहा है वो हमें ये देखना है कि एक मैट्रिक्स बीटा से, यानी कि सॉरी बी से बोलो या बीटा से बी फाइंड करनी है। तो हमने जो एलिमेंट लिया था 0 0 1, ये हमने वी चूज किया था, जिसके लिए टी स्क्वेयर वी हमारा जो था नॉन जीरो था। तो बेसिस के रेस्पेक्ट में, तो हम बेसिस से बेसिस ही फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली या सिंपली हम टी ऑफ बी ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी एलिमेंट को इसमें रखेंगे टी में। तो 0 0 1 जब हमने रखा तो इसका इमेज मिलता है 0 1 0 0 1 1। अब जो हमारा एलिमेंट था, एक्चुअली हमारा जो बेसिस था बीटा, वो क्या था 0 0 1, सेकेंड एलिमेंट था 0 1 1, और थर्ड एलिमेंट था 0 0 1। ये हमारा बेसिस है। तो हम सबसे पहले इस एलिमेंट को इसमें रखा, तो इसका इमेज हमें ये मिला, और इस इमेज को अब हमें इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखना है। तो इसको हम लिख लेते हैं 0 टाइम्स दिस वन, इसको मैं बोल देता हूँ v, ये टी वी और ये टी स्क्वेयर वी। तो 0 टाइम्स v प्लस 1 1, यानी कि 1 टाइम्स टी वी, यानी कि यही एलिमेंट हो जाएगा 1 1 0, और प्लस 0 टाइम्स 1 0 0। तो यानी कि कॉफिशिएंट्स क्या है 0 1 0। तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है 0 1 0 वो मुझे मिल गया है। ऐसे ही
अब मैं सेकंड एलिमेंट को लूँगा, सेकंड एलिमेंट मेरा ये है, तो इसकी इमेज मुझे ये है, पता है पहले से ही। अब इस इमेज को यानी कि 1 0 0 को मुझे इसके हेल्प से लिखना है, यानी कि एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने किया t 1 1 0 सेकेंड एलिमेंट लिया, तो उसकी इमेज ये आएगी, और इस इमेज को इसके कॉम्बिनेशन से लिखना है, तो 0 टाइम्स 0 0 1 प्लस 0 टाइम्स ये 1 1 0 प्लस 1 टाइम्स 1 1 0, क्योंकि यही वाला एलिमेंट यहाँ है। तो मुझे जो सेकंड कॉलम मिला 0 0 1 0 0 1, और लास्ट में मुझे इसके लिए देखना है t ऑफ 1 0 0, तो इसकी इमेज क्या होगी, लास्ट एंट्री 0, लास्ट वाला सेकंड पर, और फिर लास्ट का इमेज यानी कि 0 0, और ये पूरा 0 वेक्टर है, इसको इसके कॉम्बिनेशन से लिखेंगे, तो 0 टाइम्स फर्स्ट 0 0 1 प्लस 0 टाइम्स सेकंड 1 1 0 1 1 0, और फिर 0 टाइम्स 1 0 0, तो यानी कि कोएफिशिएंट क्या हो गया 0 0 0, तो लास्ट कॉलम 0 0 1। तो इस तरह से हमने ये टी बीटा यानी कि बी फाइंड कर लिया, यानी कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आपका आप यहाँ पर भी कुछ भी लें, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो ये आपका ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया।